हाय एवरीवन, मैं अमित मौर्य। वेलकम टू ऑल ग्रो मोर क्लासेस। देखो, इससे पहले जो हम बात कर रहे थे आपका मैसूर राज्य का उदय, हमने उसमें देखा था कैसे विजयनगर साम्राज्य के विघटन के बाद, तलीकोटा के युद्ध के बाद कैसे विजयनगर का विघटन प्रारंभ होता है और उसी विजयनगर के अवशेषों पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना होती है जिसको बोला गया है मैसूर राज्य। ठीक है, मैसूर राज्य में जो प्रथम वंश की स्थापना होती है वडियार वंश, इसके पहले शासक और वडियार वंश का क्रम क्या था वो सब हमने इससे पहले वाली क्लास में अपने कंप्लीट देख लिया है। अब आज के जो हमारे लेक्चर रहेगा, हम इससे जो पीछे जो भी हमने अभी कंप्लीट किया है उससे आगे का जो पोर्शन रहेगा वो इस क्लास के माध्यम से हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखो मैसूर पे जो वंश स्थापित था वडियार वंश, इसके प्रथम शासक हमने देख लिए हैं। वो पीछे वाली क्लास जिसने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पीछे वाली क्लास ज़रूर देखें। ठीक है, अब देखो जो वडियार वंश का जो अंतिम शासक था, अंतिम शासक, इसका नाम था चिक्का कृष्णराज द्वितीय। चिक्का कृष्णराज। अब चिक्का कृष्णराज द्वितीय क्या था? एक तरह का ये नाम मात्र का शासक था, नाम मात्र का शासक। और जो इसकी वास्तविक शक्ति थी, इसके दो मंत्री थे, एक था आपका देवराज, दूसरा नंदराज। देवराज और नंदराज ने चिक्का कृष्णराज की जो भी शक्तियां थी वो सारी अपने हाथों में नियंत्रित कर ली थी और चिक्का कृष्णराज एक तरह का ओनली नॉमिनल रूलर, यानी कि नाम मात्र का शासक रह गया था। वास्तविक शक्ति इसके दो मंत्रियों देवराज और नंदराज के हाथों में केंद्रित थी। अब जो देवराज रहते हैं, इन्हीं के हाथों जो हैदर होते हैं, हैदर को सर्वप्रथम 1749 में मैसूर की सेना में एक छोटा सा पद दिया जाता है सिपाही का। किसके द्वारा? देवराज के द्वारा। ठीक है, 1749 में सिपाही के पद पर नियुक्त किया जाता है हैदर को। अब हैदर की क्या स्टोरी है हम वो देखते हैं। यहाँ तक हमें क्लियर हो गया कि चिक्का कृष्णराज वडियार वंश के अंतिम शासक, चिक्का कृष्णराज ओनली नाम मात्र के शासक थे। वास्तविक शक्ति इनके दो मंत्री देवराज और नंदराज के हाथों में केंद्रित थी और देवराज के ही द्वारा सर्वप्रथम हैदर अली को मैसूर की सेना में एक छोटे से पद पर नियुक्त किया गया था, सिपाही के पद पर। ठीक है, अब सिपाही के पद पर रहते हुए हैदर कैसे मैसूर का स्वतंत्र शासक बन जाता है वो कड़ियाँ हम देखते हैं आगे। देखो, हैदर अली, हेडिंग रहेगी हमारी हैदर अली का उत्थान या हैदर का उदय। ठीक है, सबसे मेन देख लिया जाए कि इनका जो जन्म हुआ था 1721 कोलार जिले में। कोलार जिला मैसूर का ही एक जिला है। ठीक है, कोलार जिले में इनका जन्म होता है और इनके जो पिताजी थे, इनके पिता भी मैसूर सेना में सिपाही थे। ठीक है, टाइम आता है 1749 का। ठीक है, टाइम आता है 1749 का और देवराज द्वारा इनको सर्वप्रथम एक छोटा सा पद दिया जाता है, सिपाही पद। ठीक है, टाइम आता है 1755 का। 1755 तक अपने गुण व योग्यता के बल पर हैदर को डिड्डीगुल का फौजदार नियुक्त किया जाता है देवराज के द्वारा। डिड्डीगुल का फौजदार, डिड्डीगुल जो अभी पड़ता है वर्तमान तमिलनाडु जिलों में एक छोटा सा एरिया है डिड्डीगुल। अब ये फौजदार का पद क्या होता है? फौजदार उस टाइम पर एज अ डिप्टी कलेक्टर के समकक्ष एक पद था डिड्डीगुल का फौजदार, यानी कि डिड्डीगुल का जो प्रमुख था देवराज द्वारा हैदर अली को 1755 में नियुक्त किया गया था। तो एक काफ़ी शक्तिशाली पद था। एक स्वतंत्र जिले का एक जिले का मुखिया के रूप में
हैदर ने डिड्डीगुल में अपनी सेवाएं दी 1755 से। ठीक है, अब माहौल क्या रहता है, चूंकि चिक्का कृष्णराज एक तरह के नाम मात्र के शासक थे और जो इनकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, यहाँ पे जो थी राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था, राजनीतिक अस्थिरता। और चिक्का कृष्णराज के दो मंत्री देवराज और नंदराज ही पूरे शासन पर हावी थे। चूंकि हैदर अली काफ़ी महत्वाकांक्षी अपने गुणमय योग्यता के बल पर डिड्डीगुल का फौजदार बन रहा है, तो अपनी कूटनीति के माध्यम से हैदर अली ने देवराज प्लस नंदराज को राजनीति से संन्यास लेने पर विवश कर दिया। किसको? जो मैसूर के शासक को एज अ कठपुतली की तरह चला रहे थे देवराज और नंदराज। हैदर ने अपनी कूटनीति शक्ति का परिचय देते हुए देवराज और नंदराज को मैसूर की राजनीति से संन्यास लेने पर विवश कर दिया और स्वयं 1761 में मैसूर की समस्त शक्तियां अपने हाथों में केंद्रित कर लेता है। कौन? आपके हैदर अली। क्लियर है? जिस टाइम पर मैसूर में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था, देवराज और नंदराज दो भाई मैसूर की राजनीति में हावी थे, उस टाइम हैदर अली अपनी कूटनीति का प्रयोग करते हुए इन दोनों भाइयों को राजनीति से संन्यास लेने पर विवश करता है और इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाते हुए 1761 में मैसूर की समस्त शक्तियां अपने हाथों में केंद्रित कर लेता है और मैसूर का एक स्वतंत्र शासक बनता है। कौन? हैदर अली। क्लियर है? तो हैदर अली का मैसूर राज्य में कैसे प्रवेश हुआ वो हमें यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, देखो क्लास से रिलेटेड जो भी नोट्स रहते हैं मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में उसको प्रोवाइड कर देता हूँ। आप लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। बिकॉज अगर कोई बच्चा अच्छे से नोट्स यहाँ पे भी अगर बनाना चाहे तो आराम से बना सकता है। वो अगर उसको कोई दिक्कत आ रही है हमारे साथ नोट्स बनाने में तो वो नोट्स की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से पा सकता है। ठीक है, तो चलो देखो आगे देखते हैं। अब हैदर अली मैसूर की सत्ता में प्रवेश हो गया हैदर अली का 1761 में। ठीक है, देखो अब हैदर अली शासक बन गया है 1761 में। कहाँ का? मैसूर का। ठीक है, मैसूर की सारी शक्तियाँ, मैसूर राज्य की सारी शक्तियाँ हैदर के पास है। अब हैदर को खतरा किन राज्यों से था ये चीज़ हमने इससे पहले वाले क्लास में मैप के माध्यम से देख लिया है। इसका जो पड़ोसी राज्य था वो थे मराठा और यहाँ पर था मैसूर। यहाँ पे बंगाल में अंग्रेजों ने 1764 में अपनी एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। तो मैसूर को जो खतरा था वो था मराठा और अंग्रेजों से। और मराठा क्या थे? इनके पड़ोसी राज्य थे। मराठों का जब भी दिल करता था मैसूर पर वो हावी हो जाते थे। ठीक है, अब मैसूर ने मराठा और अंग्रेजों से निपटने के लिए जैसे ही हैदर बना, हैदर को मालूम था ये परिस्थितियां आनी है, हमें कभी ना कभी मराठों और अंग्रेजों से साथ युद्ध करना पड़ेगा। अब इन चुनौतियों से निपटने के लिए हैदर ने सबसे पहले शासक बनते ही फ्रांसीसी ढंग से सेना का प्रशिक्षण करवाया अपनी। ठीक है, फ्रांसीसी ढंग से अपनी सेना को प्रशिक्षित किया। इसके अलावा आधुनिक हथियार या इनको अस्त्र शस्त्र बोल सकते हैं, आधुनिक हथियार के कारखाने स्थापित करे। इसके अलावा जो हैदर के पास जो हैदर का जो एरिया था, जो इसका राज्य था, यहाँ पर दक्षिण भारत के कुछ सामरिक महत्व के बंदरगाह मालामार और माहे बंदरगाह किसके पास थे? हैदर के पास, हैदर के राज्य में स्थित थे।
अब दक्षिण भारत में अंग्रेजों की देखो 1764 में जैसी ही बंगाल में अपनी सत्ता या राजनीतिक शक्ति अंग्रेज स्थापित करते हैं, ये साम्राज्य विस्तार करना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, अब दक्षिण भारत में चूंकि हम जानते हैं बंबई में, इधर कर्नाटक, मद्रास, नीचे त्रावणकोर, हर जगह अंग्रेज बैठे हुए हैं। ये हमने इससे पहले वाली क्लास में देख लिया है। अब अंग्रेजों के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती बनकर कौन आया था? हैदर अली। हैदर अली अंग्रेजों के सामने एक मजबूत चुनौती बनकर दक्षिण भारत में खड़ा था, जो अंग्रेजों के साम्राज्यवादी विस्तार के लिए खतरा था। कहाँ? साउथ इंडिया में। तो अंग्रेजों को जो टारगेट होने वाला था वो मैसूर होने वाला था, और मैसूर के हैदर अली भी इस चीज़ को भली भांति जानते थे कि हमारा सामना मराठों से और अंग्रेजों से होना निश्चित है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं हम कि सामरिक महत्व के जो बंदरगाह हैं वो भी आपके हैदर अली के एरिया में आते हैं। ठीक है, हैदर अली एक तरह से हम दूरदर्शी शासक बोल सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजों से और मराठाओं से युद्ध के लिए इसने पहले ही अपनी सेना को फ्रांसीसी ढंग से नेतृत्व प्रदान किया, उनको अनुशासन सिखाया, उनका प्रशिक्षण कराया। ठीक है, अंग्रेजों से लड़ने के लिए आधुनिक हथियार निर्माण करने के कारखाने स्थापित कराए। इसके अलावा इसके पास कुछ सामरिक महत्व के बंदरगाह थे। इसके अलावा इसकी जो कुछ पॉलिसीज थी अपने राज्य को शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए, इसने अपने राज्य से बिचौलियों को समाप्त कर दिया, बिचौलियों को समाप्त किया, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर में हो चाहे व्यापार में हो, इसने बिचौलियों को समाप्त किया। इसके अलावा इसने अंग्रेजों के साथ मैसूर का व्यापारिक प्रतिबंध लगाया कि मैसूर का कोई भी नागरिक अंग्रेजों के साथ किसी भी तरह का कोई ट्रेड, कोई व्यापार नहीं करेगा। तो ये सारी जो पॉलिसीज थी हैदर अली ने अपनी दूरदर्शिता या अपनी कूटनीति के आधार पर निश्चित करी थी। उसको मालूम था अंग्रेजों से और मराठों से अगर मुझे भिड़ना है तो मुझे पहले से ही रेडी रहना पड़ेगा। इस क्रम में हैदर अली द्वारा जो सबसे प्रथम काम किया गया था, फ्रांसीसी ढंग से अपनी सेना का प्रशिक्षण। सेकंड काम इसका है आधुनिक कारखानों की स्थापना। थर्ड काम हो गया इसका बंदरगाह थे इसके पास सामरिक महत्व के दक्षिण भारत में। इसके अलावा इसने अपने राज्य से बिचौलियों को समाप्त कर दिया, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो चाहे व्यापारिक क्षेत्र में हो। इससे क्या हुआ, मैसूर आर्थिक स्थिति जो मैसूर की थी काफ़ी सुधरी। कहा जाता है कि अगर आप किसी ऐसे राज्य से गुजर रहे हो जहाँ के खेत हरे भरे हों, किसान खुश हों, सेना में संतुष्टि हो, तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि आप मैसूर राज्य से गुजर रहे हैं। कहाँ से? हैदर अली के राज्य से। तो इसने अपनी पॉलिसीज़ के माध्यम से मैसूर को काफ़ी आर्थिक उन्नति प्रदान करी। इसके अलावा इसने अंग्रेजों के साथ व्यापार करने प्रतिबंध लगा दिया अपने राज्य में। तो ये सारी पॉलिसीज़ थी कुछ हैदर के द्वारा जो अपने शासनकाल में इसने अपनाई। और यहाँ तक हैदर अली एक मजबूत शक्ति बनकर दक्षिण भारत में उभरा। ठीक है, अब देखो मराठा इनको बार बार चुनौती देते रहेंगे। मराठा लगभग 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध, ये हमारा अभी पढ़ने का तो कोई है नहीं, पानीपत का थर्ड युद्ध, ये जब हम मराठा देखेंगे तब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। इस युद्ध में क्या हुआ था, मराठा शक्ति काफ़ी कमज़ोर हुई थी और बालाजी बाजीराव इस युद्ध की हार का जो पीड़ा थी वो सहन नहीं कर पाए, उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद आते हैं माधवराव, और माधवराव के शासन में आते ही मराठों द्वारा मैसूर पे लगभग 3 बार आक्रमण किया जाता है, 3 बार युद्ध, और मैसूर को काफ़ी क्षति पहुंचाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे हैदर खुद को
शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है, तभी माधवराव द्वारा 3 युद्धों में मैसूर को काफ़ी बुरी तरह से पराजित किया जाता है और काफ़ी हानि होती है। ठीक है, मैसूर के कुछ राज्य माधवराव द्वारा भी जीत लिए जाते हैं, परंतु हम जानते हैं माधवराव की मृत्यु हो जाती है 1772 में। और माधवराव की मृत्यु के बाद जो मराठा होते हैं काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और एक तरह से यहाँ पे गुटबंदी स्टार्ट हो जाती है। मराठा संघ में वो आपस में ही लड़ते हैं और इस स्थिति का फ़ायदा उठाकर हैदर 1772 के बाद माधवराव द्वारा जो भी मैसूर के जो भी एरिया जीते हुए थे मराठों के हाथों से छीन लिए जाते हैं। ठीक है, तो हैदर अली अपने आप में ही एक मजबूत शासक था। उसने माधवराव द्वारा जीते गए मैसूर के राज्यों को माधवराव की मृत्यु के बाद वापस मराठों से छीन लिया। ठीक है, और इसके द्वारा जो जो पॉलिसीज़ अपनाई गई वो हमने यहाँ पर कंप्लीट देख लिया, समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे देखते हैं हम। हैदर अली का हमने देख लिया है। अब जो हम देखेंगे इसमें हम स्टार्ट करेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध, हम 4 युद्धों के बारे में यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे एक टाइटल डाल देते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध, टोटल 4 युद्ध हुए हैं मैसूर राज्य और अंग्रेजों के मध्य। तो हम हर युद्ध को यहाँ पे 1 बाय 1 उनका कारण, प्रभाव और परिणाम, इन युद्धों को देखते हुए चलेंगे। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका जो टाइम पीरियड रहा है 1767 टू 1769। ठीक है, देखो हमें इन चारों युद्ध में 3 चीज़ों पे फोकस करना है, कारण, प्रभाव और परिणाम। क्लियर है? तो इस युद्ध का जो कारण क्या था उसे हम देखते हैं। देखो, इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था मैसूर कुछ यूं स्थापित था और कर्नाटक इसका ही एक बाजू में स्थित राज्य था जो इसके काफ़ी समीप स्थित था। और इसके कारण में जो सबसे मेन रीज़न था कर्नाटक और मैसूर के मध्य सीमा विवाद। ठीक है, इसका जो तत्कालीन सबसे महत्वपूर्ण कारण था इस युद्ध का, प्रथम आंग्ल मैसूर का, वो मैसूर और कर्नाटक के मध्य सीमा विवाद। इसके अलावा जो अंग्रेजों की जो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी, मैसूर राज्य उसमें अड़चने डाल रहा था, या उसमें अड़चने ही लिख लेते हैं हम, अड़चने डाल रहा था। कैसे डाल रहा था? जैसे दक्षिण भारत के सामरिक बंदरगाहों का मैसूर में स्थित होना, ठीक है, ये 2 तात्कालिक कारण थे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के। प्रथम कर्नाटक और मैसूर के मध्य हुआ सीमा विवाद। इसके अलावा दक्षिण भारत में जो अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा थी साम्राज्य विस्तार की, उसके सामने मैसूर एक शक्तिशाली राज्य के रूप में खड़ा था। इसके अलावा दक्षिण भारत के जो मालामार और जो माहे बंदरगाह थे, जो दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में भी जाने जाते थे, ये मैसूर राज्य में स्थित थे। क्लियर है? तो ये दोनों कारण अंग्रेजों और मैसूर को युद्ध में घसीट लाते हैं। ये दोनों आमने सामने होते हैं। अब इस युद्ध का देखो प्रभाव क्या रहता है। चूंकि हम जानते हैं मैसूर शक्ति में था, पावर में था, इस युद्ध में हैदर द्वारा मद्रास तक अंग्रेजों का पीछा किया जाता है और इस युद्ध में अंग्रेज बुरी तरह से पराजित होते हैं और पराजित होने के बाद ये बैकफुट पे आ जाते हैं और मद्रास वापस भागते हैं। और हैदर अली इनका मद्रास तक पीछा करता है। जब अंग्रेजों को लगता है कि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और हम युद्ध में बुरी तरह हारने वाले हैं और हमारा जो दक्षिण भारत में जो हमारी पकड़ है, पूरा दक्षिण भारत हमारे हाथों से जाने वाला है। इतनी बुरी तरह से हैदर अली द्वारा अंग्रेजों की इस युद्ध में पराजय हुई थी। परंतु अंग्रेजों का जो पॉलिसी थी वो हमें पता है कि वो बैकफुट पे जाते थे, संधि करते थे और फिर कुछ टाइम के बाद
वापस पावर में आते ही फिर वो वापस आक्रमण करते थे। अब इस युद्ध का प्रभाव क्या रहा? अंग्रेजों की हार। ठीक है, हैदर अली ने अंग्रेजों का मद्रास तक पीछा किया, और मद्रास में जब अंग्रेजों को लगा कि हम अब इससे जीत नहीं सकते हैं और पूरा दक्षिण भारत हमारे हाथों से निकलने वाला है, तो अंग्रेज हैदर अली के सामने मद्रास की संधि का प्रस्ताव रखते हैं। ये परिणाम हो गया। ठीक है, परिणाम क्या था? प्रभाव नहीं, ये परिणाम है दोनों ही। ठीक है, अंग्रेजों की हार हुई और इसमें मद्रास की संधि 1769 में होती है अंग्रेजों और मैसूर के मध्य। और इस मद्रास की संधि में जो प्रोविज़न रहते हैं, इसमें अंग्रेजों द्वारा मैसूर के जीते राज्यों को वापस लौटा दिया जाता है, हैदर द्वारा अंग्रेजों के जीते राज्यों क्षेत्रों को वापस लौटा दिया जाता है। ठीक है, बनाए गए बंदी एक दूसरे द्वारा, जो भी बंदी बनाए जाते हैं एक दूसरे के राज्य के, उन बंदियों को रिहा कर दिया जाता है। इसके अलावा अंग्रेजों को इस युद्ध में जुर्माना भी देना पड़ता है। तो काफी शर्मनाक हार थी अंग्रेजों के लिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, दक्षिण भारत में लगभग इनका अस्तित्व समाप्त होने वाला था मद्रास की संधि करने के लिए, परंतु हैदर अली ने मद्रास की संधि अंग्रेजों से कर ली। इस कारण अंग्रेजों की एक बार थोड़ी स्थिति यहाँ पे बेटर हुई। ठीक है, ज़्यादा लॉस तो नहीं हुआ अंग्रेजों को, बट एक तरह से शर्मनाक हार थी। और ये संधि को हम बोल सकते हैं एक तरह से शांति स्थापित की गई थी इस संधि के माध्यम से अंग्रेजों द्वारा। जैसे ही अंग्रेज एक बार पावर में आएंगे, वो दोबारा मैसूर से भिड़ेंगे और उस पृष्ठभूमि में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ होगा। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का हमने कारण देख लिया, कर्नाटक और मैसूर के मध्य सीमा विवाद। इसके अलावा अंग्रेजों की साम्राज्यवादी जो पॉलिसी थी, उसके सामने मैसूर का बीच में अड़े रहना, और सामरिक महत्व के जो बंदरगाह थे मैसूर के राज्य में पड़ते थे। इस युद्ध का परिणाम क्या रहा? अंग्रेजों की इसमें प्रबल हार हुई और लगभग दक्षिण भारत से इनका अस्तित्व समाप्त होने वाला था। परंतु मद्रास की संधि के माध्यम से हैदर और अंग्रेजी सेना के बीच एक संधि की गई, जिसमें शांति स्थापित करने का इसमें प्रयास किया गया दोनों राज्यों के मध्य। परंतु ये शांति ज़्यादा टाइम तक नहीं रही। लगभग इसके 10 साल बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर होता है। उसके हम कारण, प्रभाव और परिणाम को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1780 से 84 है। देखो, इस युद्ध का जो मेन कारण था, इस युद्ध में माहे बंदरगाह पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा किया जाना था। इसका प्रमुख कारण माहे बंदरगाह पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा करना। हम जानते हैं कि जो माहे बंदरगाह है वो मैसूर का भाग था, तो हैदर क्यों ना इससे क्रोधित होते। इसी पृष्ठभूमि में वापस ये दोनों युद्ध में आ गए। अंग्रेजों की एक तरह से षड्यंत्र था, बिकॉज उन्हें युद्ध तो लड़ना था। काफ़ी बेइज्जती हो गई थी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है, तो इस युद्ध का जो महत्वपूर्ण कारण था, माहे बंदरगाह पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। और जो माहे बंदरगाह था, यहाँ पर फ्रांसीसी बस्ती हैदर के आज्ञा से स्थापित थी। अब इसमें क्या होता है, हैदर इसका विरोध करते हैं अंग्रेजों का, और दोनों राज्य युद्ध में टूट पड़ते हैं। ठीक है, तो अब इससे क्रोधित होकर हैदर क्या करेगा? हैदर कर्नाटक पर युद्ध करेगा। बिकॉज कर्नाटक अंग्रेजों का एक तरह से मित्र राज्य था। अंग्रेजों ने माहे बंदरगाह पर कब्जा किया, हैदर ने कर्नाटक पर युद्ध स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब इसका जो परिणाम रहेगा, सबसे पहले कि 1780 में जनरल बेली बुरी तरह से पराजित होता है हैदर से, और हैदर द्वारा आपका कई सारे अंग्रेजी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जाता है। कर्नल बेली के
प्राज्य के पश्चात आते हैं आपके आयरकूट। आयरकूट इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कूटनीति में माहिर होंगे। तो आयरकूट क्या करता है इस युद्ध में, देखो जो रहते हैं आपके मराठा, निजाम और हैदर, ये एक तरफ एक गुट में रहते हैं, दूसरी तरफ रहते हैं अंग्रेज। इस युद्ध में अंग्रेज आयरकूट द्वारा बड़ी ही चालाकी से, कूटनीति से निजाम को अपनी तरफ कर लिया जाता है, ठीक है। और आयरकूट द्वारा जैसे ही निजाम अंग्रेजों की तरफ आता है, आयरकूट द्वारा पोर्टो नोवा, पोलीलूर, हैदर पराजित होता है, परंतु आगे चलकर लगभग 1782 में हैदर द्वारा आयरकूट को पराजित किया जाता है फाइनली। बढ़त किसकी रह गई? हैदर की यहाँ पर, ठीक है। परंतु तभी होता क्या है, घटना होती है 1772 में ही, 1782 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 1782 में हैदर की मृत्यु हो जाती है, हैदर की स्वाभाविक मृत्यु। इससे मैसूर राज्य को काफी क्षति हो जाती है, बिकॉज हैदर 1782 में ही डेथ कर जाता है। और यहाँ पर अब स्थिति क्या थी, आयरकूट बुरी तरह अंग्रेजों से, मैसूर से हार रहा है। और 1782 के बाद नेतृत्व संभाल लेते हैं हैदर के पुत्र टीपू, उनको नाम था पूरा टीपू सुल्तान, नेतृत्व टीपू सुल्तान के हाथों में आ जाता है। अब आगे क्या होता है, अब आयरकूट की हार के बाद अंग्रेज युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं रहते हैं, ठीक है, युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं रहते हैं। और अपने पिता को होने के बाद टीपू सुल्तान भी उस स्थिति में नहीं रहता है कि ये अंग्रेजों पर विजय हासिल कर सके, ठीक है। परंतु नेतृत्व करता है टीपू 1784 तक। उस 1784 में जब अंग्रेजों को लगता है कि अब हम युद्ध हारने वाले हैं, और टीपू को भी ऐसा फील होता है कि मैं अंग्रेजों के सामने ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाऊंगा, तो दोनों के मध्य संधि होती है जिसको बोला जाता है मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि, इनकी ट्रीटी में हमें फंसना नहीं है, हमें इसमें 4 ट्रीटी पढ़नी है, 4 युद्ध, ठीक है। अब मंगलोर की संधि क्या होता है, एक दूसरे के जीते क्षेत्र वापस कर दिए जाते हैं, ठीक है। इस संधि का जो प्रोविजंस रहते हैं, एक दूसरे के जीते क्षेत्र वापस कर दिए जाते हैं टीपू और अंग्रेजों के द्वारा। और मैसूर मंगलोर की संधि जो हुई थी 1784 के माध्यम से इस युद्ध का भी समाप्ति हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, ये 2 युद्ध हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें जो देखना है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 1790 से 1792, 1790 से 1792। इसमें जो हमें कारण जो देखना है, इसमें जो कारण रहता है, 2 दुर्ग होते हैं साउथ इंडिया के, एक था आईकोटा और दूसरे दुर्ग का नाम होता है क्रेगानूर। अब ये जो 2 किले थे इनको टीपू खरीदना जाता था, परंतु इसको त्रावणकोर खरीद लेता है, ठीक है। खरीदना कौन चाह रहा था, आईकोटा और क्रेगानूर के दुर्ग को टीपू, परंतु खरीद लिया जाता है त्रावणकोर के द्वारा। त्रावणकोर कौन था, अंग्रेजों का मित्र राज्य, ठीक है। अब क्रोधित होकर टीपू त्रावणकोर पर आक्रमण करता है। चूंकि त्रावणकोर अंग्रेजों का मित्र है, अंग्रेज इसको मंगलोर की संधि का उल्लंघन मानते हैं, और फिर यह युद्ध किसके मध्य हो जाता है, अंग्रेजों और
जो अंग्रेजों की तरफ से रहते हैं कॉर्नवालिस। इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय सेनापति रहते हैं जैसे कि हंटर, स्टुअर्ट, मैक्सवेल। इसके अलावा कॉर्नवालिस ने कूटनीति का सहारा लेते हुए इसमें मराठा और हैदराबाद के निजामों को भी अपनी ओर कर लेता है। कौन? कॉर्नवालिस, कूटनीति का प्रयोग करते हुए। ठीक है, अब इनकी सेना में हम देख रहे हैं 3 राज्य, अंग्रेज भी है, मराठा और यहां पर निजाम, और दूसरी तरफ टीपू अकेले रहते हैं। इन दोनों को लालच दिया जाता है कि हम मैसूर पर विजय के बाद आपको जीते गए क्षेत्रों में कुछ क्षेत्र आपको देंगे। मराठा तैयार हो जाते हैं, निजाम तैयार हो जाते हैं किसके खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए? मैसूर के। अब इस युद्ध में टीपू स्टार्टिंग में अच्छा नेतृत्व करता है मैसूर का, परंतु इसकी सामरिक शक्ति कमजोर होने के कारण, बिकॉज देखो यहाँ पे क्या था स्थिति, यह है मैसूर, यहाँ पर त्रावणकोर है, यहाँ पर निजाम बैठा है, इसके ऊपर मराठा है। अब मैसूर अकेला बीच में फंसा हुआ है, यहाँ पे कर्नाटक है। तो जो मैसूर की सामरिक स्थिति इस युद्ध में कमजोर हुई और इस युद्ध में 1792 में टीपू को हार का सामना करना पड़ा और इन जो गुट बनाया था अंग्रेजों ने, इन गुटों के साथ टीपू को श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि, परिणाम देख लेंगे हम इसका। श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके मध्य हुई है? काफी महत्वपूर्ण संधि है ये आपका कॉर्नवालिस प्लस मैसूर की तरफ से टीपू रहेगा। ठीक है, अब मैसूर की श्रीरंगपट्टनम की जो संधि रहते हैं इसके इंपोर्टेंट प्रोविजंस देख लेते हैं, क्या प्रावधान थे इसके। इसमें सबसे पहला जो प्रावधान रहता है, टीपू के राज्य का 50% भूभाग अंग्रेजों द्वारा ले लिया गया। इसके अलावा टीपू पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। और 3 करोड़ रुपए जुर्माना ना देने की स्थिति में टीपू के 2 पुत्रों को बंदी बना लिया गया, बंदी बनाया गया। जो ये क्षेत्र थे, भूभाग जो लिया था, इसे अंग्रेज, मराठा, निजाम आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, तो इसके जो मेन प्रोविजन थे श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है, 3 करोड़ रुपए टीपू को, अंग्रेजों को युद्ध जुर्माना के रूप में देना पड़ा। इसके अलावा 50% अपने क्षेत्र का, ऐसा क्षेत्र जो सामरिक रूप से तो महत्व रखते ही थे और जिनमें रिवेन्यू भी अच्छी खासी कलेक्ट होती थी टीपू को, ऐसे क्षेत्र अंग्रेजों द्वारा हड़प लिए गए श्रीरंगपट्टनम की संधि के माध्यम से। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि में क्या होता है? टीपू कमजोर, क्योंकि इसका 50% क्षेत्र अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया जा रहा है। अब टीपू की जो शक्ति हुई कमजोर, तो लगभग 10 ईयर तक टीपू इसी तरह अपने राज्य का संचालन करेगा। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद आपका तृतीय युद्ध भी समाप्त हो जाता है और टीपू की देखो जो इस युद्ध का जो परिणाम रहा है, टीपू की जो वर्तमान स्थिति थी उस टाइम पर, तत्कालीन स्थिति हो जाती है कमजोर। अब टीपू भी महत्वाकांक्षी था, श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद वो खाली नहीं बैठता। अब टीपू के बारे में हम थोड़ा बहुत यहाँ पर विस्तार से देख लेंगे। टीपू द्वारा किए गए प्रमुख कार्य, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू के लिए एक तरह से अपमानजनक संधि थी। अब टीपू श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद विश्व के अन्य ब्रिटिश विरोधी देशों से सहायता प्राप्त
करने के लिए दूत भेजता है। इसमें आपका जो प्रमुख ब्रिटिश विरोधी राज्य रहेंगे उस टाइम पर आपका अफगानिस्तान, मॉरिशस, फ्रांस। इसके अलावा ये नेपोलियन से भी पत्राचार करता है कि आप आओ भारत में और हमें अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में सहायता प्रदान करो। ठीक है। इसके अलावा ये भारत में भी भारतीय राज्यों से भी सहायता लेने का प्रयास करता है, परंतु हम देख रहे हैं इसके जो सारे पड़ोसी राज्य हैं वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के साथ लिप्त हैं षड्यंत्र में, उनसे फायदा लेने में, चाहे वो आपके मराठा हो, चाहे निजाम हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे त्रावणकोर हो। तो भारतीयों के द्वारा इसको कोई सहायता प्रदान नहीं की जाती। नेपोलियन सुनाई दे रहा था उस टाइम पर कि नेपोलियन इस टाइम पर मिस्र तक ब्रिटिश राज्यों को या यूरोपियन देशों को हराता मिस्र तक आ गया था और उसका जो आगे का प्लान है वो भारत में आक्रमण करना था। तो अंग्रेज इस चीज से भी डरे हुए थे, बिकॉज मैसूर नेपोलियन से लगातार संपर्क में था। अब इसके अलावा जो आपके जो टीपू रहते हैं ये फ्रांसीसी क्रांति से भी प्रभावित रहते हैं, फ्रांसीसी क्रांति से भी प्रभावित रहते हैं। और फ्रांसीसी क्रांति में जिन वैल्यूज, जिन थॉट्स को सामने रखा गया था सर्वप्रथम, जैसे कि आपका स्वतंत्रता, समानता, इन वैल्यूज को टीपू भारत में लागू करना चाहता था। ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। फ्रांसीसी क्रांति की जो वैल्यूज थी समानता, स्वतंत्रता, ठीक है, इन वैल्यूज को भारत में लागू करना चाहता था और इसी से प्रभावित होकर इसने भारत में फ्रांस एवं मैसूर की मित्रता के प्रतीक के रूप में एक वृक्ष लगाया था और इस वृक्ष को नाम दिया था स्वतंत्रता का वृक्ष। जिस तरह हम फ्रेंडशिप डे पे अपने फ्रेंड्स को बैंड बांधते हैं, वो एज अ फ्रेंडशिप सिंबल रहता है, इसी प्रकार टीपू ने भारत में फ्रांसीसी क्रांति की जो वैल्यूज थी, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इन उद्देश्यों को या इन थॉट्स को भारत में फैलाने के लिए फ्रांस और मैसूर की मित्रता के प्रतीक के रूप में एक वृक्ष लगाया था। इस वृक्ष को नाम दिया गया था स्वतंत्रता का वृक्ष। ठीक है। इसके अलावा टीपू ने भारत में जैकोबिन क्लब की सदस्यता ग्रहण की। देखो जैकोबिन क्लब क्या था, एक तरह से एक पार्टी थी और इस पार्टी में जो कार्यकर्ता जुड़े हुए थे उनका जो प्रमुख लक्ष्य था फ्रांसीसी क्रांति का समर्थन। ठीक है। तो जैकोबिन क्लब से भी टीपू लगातार रेगुलर जुड़ा हुआ था और जैकोबिन क्लब क्या था, ये फ्रांसीसी क्रांति का समर्थन करने वाले लोगों का ग्रुप था या पार्टी थी। ठीक है ना। इसके अलावा टीपू द्वारा श्रृंगेरी मंदिर को दान दिया गया। इससे क्या निकल के आ रहा है, श्रृंगेरी मंदिर को दान दिया। टीपू जो था मेनली मुस्लिम था और श्रृंगेरी मंदिर जो है ये शंकराचार्य द्वारा बनवाया गया है। तो ये हिंदू मंदिरों को रेगुलर दान देता था, इस कारण इसको हम बोल सकते हैं धार्मिक रूप से सहिष्णु था। इनके ऊपर कुछ एलिगेशन भी रखते हैं, बट उस एलिगेशन में जाना नहीं है हमें, बिकॉज वो हमारे मैटर का मतलब नहीं है। तो टीपू रेगुलर हिंदू मंदिरों को दान देता था और इसका स्वयं का जो धर्म था मुस्लिम धर्म था। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि जो टीपू है ये आपका धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, सभी धर्मों का आदर करते थे। ठीक है। तो टीपू द्वारा ये सारे प्रयास किए गए थे श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद स्वयं को एक बार पुनः स्थापित करने के लिए, परंतु इसका कुछ प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है। इसकी हम आगे चलकर देख लेते हैं कुछ
सैन्य उपलब्धियां, सैन्य उपलब्धियों में इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, इसने आधुनिक हथियारों की स्थापना के लिए कारखानों की स्थापना करी। स्थापना हेतु कारखानों की स्थापना करी। इसके अलावा इसने नौसेना बोर्ड का गठन किया। इसके अलावा इसने अपने दूत विभिन्न देशों में भेजे। कहा जाता है कि इसके आधुनिक हथियारों में रॉकेट लॉन्चर का भी प्रयोग या निर्माण किया जाता था, रॉकेट लॉन्चर। और उस टाइम पर इसके द्वारा आविष्कार किया गया रॉकेट लॉन्चर लगभग 200 गज तक वार करता था, जो उस टाइम पर अंग्रेजों द्वारा यूज की जाने वाली रॉकेट लॉन्चर से टीपू की रॉकेट लॉन्चर की मारक क्षमता ज़्यादा थी। ठीक है, तो टीपू के बारे में हमने कंप्लीट उपलब्धियां देख ली है। इसने श्रीरंगपट्टनम की अपमानजनक संधि करने के बाद भी एक बार इसने स्वयं को दोबारा से उभारने के कई प्रयास किए। ठीक है, क्या क्या प्रयास किए, 1 बाय 1 हमने बोर्ड पे लिख लिया है। अब इसी पृष्ठभूमि में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का प्रारंभ होगा, बिकॉज टीपू रेगुलर नेपोलियन की सहायता करने, नेपोलियन से सहायता प्राप्त करने में लगा हुआ था। ठीक है, तो टीपू द्वारा किए गए जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे वो हमने देख लिया। ज़्यादा हमें जाना नहीं है टीपू के अंदर, बिकॉज जो हमने अभी तक देखा है इतना सफिशिएंट है हमारे लिए। ठीक है, अब जो हमारा जो बचा है इसमें चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, 3 आंग्ल मैसूर युद्ध हमने देख लिए हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका जो टाइम पीरियड है 1799। कारण क्या होता है इस युद्ध का, इस टाइम पर आर्थर वेलेस्ली भारत आते हैं, भारत के गवर्नर बनकर। ठीक है, और वेलेस्ली के बारे में हम सबको पता है, वेलेस्ली को सहायक संधि के साथ जोड़कर देखा जाता है, सहायक संधि। ठीक है, अब वेलेस्ली जैसे भारत में आता है वो मैसूर को सहायक संधि का प्रस्ताव भेजता है। ठीक है, और इस प्रस्ताव को टीपू द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। वेलेस्ली इससे क्रोधित हो जाता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के माध्यम से हमने तुम्हें कमजोर कर दिया, उसके बाद तुम अपनी शक्ति को पुनः स्थापित करने में लगे हुए हो। तो आपके वेलेस्ली को कोई बहाना दिख नहीं रहा था मैसूर से भिड़ने के लिए, बिकॉज जो 3 करोड़ रुपए की जो जुर्माना राशि लगाई थी टीपू ने, वो भी उसको टाइम से चुका दी थी। अब वेलेस्ली को मैसूर के साथ युद्ध लड़ने का कोई बहाना नहीं मिल रहा था, तो वेलेस्ली को मालूम था कि ये सहायक संधि इतनी प्यार से स्वीकार तो करेगा नहीं, इसलिए हम इसको सहायक संधि का प्रस्ताव भी भेज देते हैं। परंतु इस प्रस्ताव को टीपू सुल्तान द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। फिर जैसे थर्ड युद्ध में 3 ग्रुप बनते हैं, वेलेस्ली, मराठा, निजाम। अंग्रेजों द्वारा मराठा और निजाम को क्षेत्रों का लालच दिया जाता है। और मराठा और निजाम अंग्रेजों की ओर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ कौन रहेंगे, टीपू अकेले। ठीक है, अब इस युद्ध का जो परिणाम रहेगा, इस युद्ध में टीपू की कर दी जाएगी हत्या। ठीक है, इस युद्ध में फाइनली टीपू का थिएटर कर दिया जाएगा समाप्त। क्लियर? अब टीपू की हत्या कर दी। अब मैसूर का क्या हुआ, मैसूर पे हम जाते हैं, वडियार वंश का प्रारंभ में शासन था। अब वडियार वंश के बालक को ढूंढकर उसको मैसूर का शासक बनाया गया।
अंग्रेजों द्वारा बनाया गया तथा उस पर अंग्रेजों द्वारा सहायक संधि थोप दी गई। ठीक है, इस तरह आपका मैसूर भी अंग्रेजों के साम्राज्य का अंग बन जाता है। कब? 1799 चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होगी। इस टॉपिक में देखो हमारा जो मैसूर है काफी लंबा टॉपिक रहा है, बिकॉज इसमें हमने जो अभी तक पढ़ा है मैं एक बार से रिवाइज करवा दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने तलीकोटा का युद्ध देखा, कैसे विजयनगर साम्राज्य का विघटन होता है और कैसे विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर वडियार वंश की नींव पड़ती है। ठीक है, आगे चलकर कैसे वडियार वंश के जो वास्तविक शासक होते हैं वो एक नाम मात्र के शासक रह जाते हैं और जो वास्तविक शक्ति रहती है नंदराज और देवराज के हाथों में रहती है। और देवराज के द्वारा जिस व्यक्ति को सिपाही पद पर नियुक्त किया गया था 1749 में, उसने अपने गुण, योग्यता, अपनी कूटनीति, अपनी महत्वाकांक्षाओं के आधार पर 1755 में डिड्डीगुल का फौजदार बनता है। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बनता है। कैसे कैसे हैदर अली अपने राज्यों को विस्तार प्रदान करने के लिए पॉलिसीज अपनाता है और कैसे अंग्रेजों के साथ उसका आमना सामना होता है। और फिर 2 युद्धों में अंग्रेजों के साथ हैदर अली इन्वॉल्व रहते हैं। परंतु द्वितीय आंग्ल मैसूर 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद जो युद्ध का नेतृत्व करते हैं वो टीपू करते हैं। बाद के जो 2 आंग्ल मैसूर युद्ध रहते हैं उसमें हम टीपू को जोड़कर देखते हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर फिर ये आज हमारी क्लास यहाँ पे ऑफ होती है। इसमें हमने कंप्लीट देख लिया मैसूर का उदय प्लस उस पर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। ठीक है, अब इस क्लास से रिलेटेड जो भी PDF रहेगी वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। और अभी तक जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड नहीं हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। लिंक के माध्यम से आप लोग चैनल पर ऐड हो जाना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।